Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 16. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की क्या प्रोसेस हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के डेवलपमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है, इस्टेब्लिश जॉब एक्सपेक्टेशंस और फिर डिज़ाइन अप्रेजल प्रोग्राम की बात की थी हमने। अप्रेजल डिज़ाइन सिस्टम में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना होता है वाइल डिज़ाइनिंग एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम। इसमें देखा था व्हाट मेथड्स, whom to evaluate, what are the raters, what problems, error, what to evaluate, how to solve and when to evaluate, और फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। तो हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में इन नेक्स्ट स्लाइड्स। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये है कि फॉर्मल में एक जो है फॉर्मल अप्रेजल में नॉर्मली स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। ये नॉर्मली 6 मंथ और 1 ईयर होता है, और इनफॉर्मल में रेगुलर बेसिस पे की जाती है। सुपरवाइज़र जहाँ फील करता है कि सबऑर्डिनेट को उस ज़रूरत है उसकी जो है परफॉर्मेंस फीडबैक की, वो उसे इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करता है और बताता है कि किन एरियाज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ उसकी वीकनेसेस हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ whom to evaluate, किसको एवेलुएट करना है। डेफिनेटली एम्प्लॉय को एवेलुएट करना होता है, मगर एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ जगहों पे एज अ टीम परफॉर्मेंस भी देखनी होती है, टीम की परफॉर्मेंस भी एवेलुएट करनी होती है। तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं, इसके साथ साथ टीम के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। देखा जाता है कि एज अ टीम उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और हु शुड बी द रेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिसाइड हु शुड बी द रेटर, किसको एवेलुएट करनी है, किसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। इसमें है कि नो डाउट इमीडिएट सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई। तो जो मेन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुपरवाइजर की होती है कि सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को अप्रेज करे। इसके अलावा कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें अलाउ करते हैं सबऑर्डिनेट्स को भी कि वो भी अपने जो बॉस की हैं वो परफॉर्मेंस को रेट करे, और इसी तरह जो एम्प्लॉय है उसका एक सुपरवाइज़र रेट करता है परफॉर्मेंस, और उसका जो सब ऑर्डिनेट है उस एम्प्लॉय के वो भी उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। या पीयर्स जो कुलीग्स उसके होते हैं, अगर वो टीम में काम कर रहे हैं तो उनके पीयर्स फिर वो एवेलुएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। इसी तरह कुछ सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिनमें क्लाइंट की भी फीडबैक ली जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, और कस्टमर से पूछा जाता है, क्लाइंट से पूछा जाता है कि जो एम्प्लॉई है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और एक सेल्फ अप्रेजल भी है, इसमें जो एम्प्लॉई है वो अपनी अप्रेजल खुद करता है, वो सेल्फ एवेलुएशन करता है, देन डिस्कस विद द सुपरवाइज़र। तो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है या परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, इसमें सब ऑर्डिनेट भी कर सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, पीयर्स, क्लाइंट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट, और इसी तरह सेल्फ अप्रेजल में इंडिविजुअल या एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है। देन कम्स दी परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं। इनमें एक लीनियंसी एरर है, दीज आर दी कॉमन एरर्स जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में आते हैं। इसमें ये होता है लीनियंसी एरर में कि जो रेटर है जो परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा है वो एक्सट्रीम रेटिंग करता है, आइदर ऑन हाई और लो साइड। जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, एवरेज है, उनको भी वो हाई साइड पे रेट कर देता है, और जो समझता है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको लो साइड पे, बिलो दी एवरेज रेट कर देता है। तो एक्सट्रीम साइड पे अगर करें
हाई परफॉर्मर के तौर पे उसको अप्रेज करें और या उसको लो एम्प्लॉय को लो परफॉर्मर के तौर पे अप्रेज करें, तो ये लीनियंसी एरर है कि हाई एंड पे अप्रेज करे परफॉर्मेंस रेटर। सिमिलरिटी एरर क्या है? बाइस अप्रेजल बिकॉज ऑफ पर्सनल एफिलिएशन। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, जो रेटर होता है, वो जो रेट कर रहा होता है जिस एम्प्लॉय को, उससे उसकी एफिलिएशन हो सकती है या वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों जिसकी बेसिस पे वो सिमिलरिटी हो जो अप्रेजल कर रहा है और जो रेटी है जिसकी अप्रेजल हो रही है, तो उसकी बेसिस पे फिर ये है कि बाइसेस आ जाते हैं, वो बाइस अप्रेजल होती है। रिसेंसी एरर है, रिसेंट बिहेवियर एवेलुएशन इंस्टेड ऑफ एंटायर परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड। इसमें नॉर्मली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला होता है वो ये देखता है कि रिसेंट जो उसका बिहेवियर है अगर वो बहुत अच्छा है तो वो इंटायर पीरियड की परफॉर्मेंस को हाई रेटिंग देता है। मीन उसको याद रहते, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि वो जो रिसेंट बिहेवियर है वो याद रहता है, तो वो उसके जो इम्प्रेशन बिल्डअप हो जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो उसे हाई रेट कर देगा। अगर रीसेंट उसकी पास में परफॉर्मेंस किसी वजह से अच्छी नहीं है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अप्रेजल क्या करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस को पुअर एवेलुएट करेगा। तो ये जो रिसेंसी एरर है, रिसेंट बिहेवियर को देखते हुए अप्रेजल जो है वो अप्रेज करता है रेटी की परफॉर्मेंस को, रादर कि वो ये देखे कि इंटायर पीरियड में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कंट्रास्ट एरर में है रेटिंग इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स। इसमें है कि जो अप्रेजल करने वाला होता है वो कंपैरिजन में कंट्रास्ट करता है, कंपैरिजन करता है अदर मेंबर्स के साथ। कि फॉर एग्जांपल इसमें बाइसेस ये आ सकते हैं कि एक जो है एम्प्लॉय जिसकी परफॉर्मेंस गुड है, अच्छी है, अबव द एवरेज है, मगर उसके साथ ही ग्रुप मेंबर कोई और ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, वो एक्सेप्शनल कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, उसमें ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो स्टार परफॉर्मर है। मगर जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है रेटर, तो ये करता है कि वो कंपैरिजन में जब करता है तो मे बी जिसकी गुड परफॉर्मेंस है अगर उसको कंपेयर करेगा हाई परफॉर्मर के साथ तो उसको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना लगे, तो उसको वो मे बी कंसीडर करे कि ही इज और शी इज पुअर परफॉर्मर। तो ये कंट्रास्ट एरर है। सेंट्रल टेंडेंसी एरर है एवरेज रेटिंग फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी मीन्स सिंपैथेटिक भी कह सकते हैं, या जिनकी वो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि सबको एज एवरेज नंबर देते हैं, एवरेज परफॉर्मर के तौर पे, और सबको कम्युलेटिव जब रेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को तो एवरेज रेटिंग देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को। और स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस और स्टैंडिंग डोमिनेट रिसेंट एवेलुएशन। तो इसमें यह है कि एक एम्प्लॉई है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मगर उसका जो एकेडमिक स्टैंडिंग्स हैं बहुत अच्छी है, वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी जो बहुत अच्छी है, उसके नंबर्स हैं, क्वालिफ़िकेशन जो उसकी जो ग्रेडिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो वो इफेक्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉय के बारे में कि ही इज़ आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय। तो इवन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हो तो वो जो इफेक्ट होता है, जो इम्प्रेशन होता है, वो डोमिनेट करता है अप्रेजल करते वक्त। तो उसकी बेसिस पे जो पास्ट परफॉर्मेंस और स्टैंडिंग है उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस फिर एवेलुएट करता है रेटर। तो ये भी एक बाइस है। कोई हो सकता है परफॉर्मेंस किसी की लास्ट टाइम बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो पिछले साल, मगर इस साल वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो मगर फिर भी वो अच्छी रेटिंग हासिल करेगा क्योंकि वो स्पिल ओवर इफेक्ट हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को जो रेट किया गया है वो बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस या स्टैंडिंग की बेसिस पे किया गया और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे नहीं किया गया। हालो एरर, इसमें क्या होता है? वन कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस डोमिनेट इंटायर परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग। इसमें कोई इंडिविजुअल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो रेटर है जो अप्रेज कर रहा है परफॉर्मेंस, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी बेसिस पे ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रेट कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है
वो अच्छा टीम मेंबर है, उसकी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मगर इन टर्म्स ऑफ वो जो प्रोडक्टिविटी है या परफॉर्मेंस है जॉब से रिलेटेड उसकी अच्छी नहीं है। तो वो एक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, जो उसके टीम वर्क हैं या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस जो रेटिंग होगी वो बहुत हाई होगी, तो उसको हॉलो एरर कहते हैं। इसी तरह नेगेटिव भी हो सकती है कि अगर एक आस्पेक्ट या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिविजुअल में अच्छा नहीं है और सुपरवाइजर जो रेट कर रहा है उसको वो बात अच्छी नहीं लगती, तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मे बी ना देखे और उसे एज अ पुअर परफॉर्मर रेट कर दे। तो एक करैक्टरिस्टिक्स जो डोमिनेट कर रहा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को, तो वो उसको हॉलो एरर कहते हैं। परसेप्चुअल एरर क्या है? प्रीवियस हेल्ड बिलीव ऑफ परसेप्शन इन्फ्लुएंस अप्रेजल। इसमें जो प्रीवियस परसेप्शन जो होती है अप्रेजल करने वाले की रेटी के बारे में जिसकी अप्रेजल करनी है, तो उसकी बेसिस परसेप्शन की बेसिस पे वो अप्रेज करता है परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल कोई किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से है, किसी एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उसकी बेसिस पे उसकी एक परसेप्शन है कि इस एथनिक ग्रुप का है, वो इस रिलीजियस बैकग्राउंड का या इस रीजन से वो आया है, तो उसकी बेसिस पे वो जो है जो इन्फ्लुएंस करता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो इसकी वजह से मे बी वो उसको नेगेटिव रेटिंग दे, जबकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मगर रेटर क्या करता है, उसने एक परसेप्शन बनाई होती है, प्रीवियस हेल्ड बिलीव्स होते हैं, उसके जो परसेप्शन होती है उसकी बेसिस पे ही अप्रेस कर देता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो उसकी जॉब परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे रेट नहीं करता परफॉर्मेंस को। तो ये एरर है। ये एरर ऐसे हैं किसी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटर को। जो रेटर जिसने अप्रेस करनी है परफॉर्मेंस, उसे चाहिए कि इन एरर को कंसीडर करे और कोशिश करे कि ओवरकम करे और फैक्चुअल और एक्चुअल परफॉर्मेंस को अप्रेस करे, रादर के इन एरर को डोमिनेट होने दे। सॉल्विंग रेटर्स एरर, ये एरर हमने डिस्कस किए कि ये एरर जो एरर हैं वो जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल को बाइस बना सकते हैं, इनइफेक्टिव बना सकते हैं। तो अब इसके लिए रेटर्स की ज़रूरत है कि उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसे बताया जाए डिफरेंट एरर्स के बारे में, क्या कौन से एरर है, उनको कैसे अवॉइड करना है, टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, और जो मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के उनके बारे में उसे ट्रेन किया जाए कि कैसे उसने रेटिंग करनी है, उनको प्रैक्टिस कराया जाए। तो बेस्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के ज़रिए ये जो एरर्स हैं इनको टू सम एक्सटेंट ओवरकम किया जा सकता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक इफेक्टिव बनाया जा सकता है। देन नंबर 6 क्वेश्चन इज व्हाट टू इवेलुएट। क्या इवेलुएशन करनी है? आया कि करेक्टरिस्टिक्स देखने, उसकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी को सिर्फ रेट करना है, या बिहेवियर्स देखना है कि वो कैसा बिहेव करता है लोगों के साथ, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सिंपैथेटिक है, वो कोऑपरेटिव है या नहीं, या रिजल्ट्स उसके देखने कि जो उसने रिजल्ट्स अचीव किए हैं सिर्फ या उनको रेट करना है। तो जो अच्छा अप्रेजल मेथड होता है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए, ट्रेट्स भी, बिहेवियर्स भी एंड रिजल्ट्स भी, इनको रेट करना चाहिए। और अदर डायमेंशंस क्या हो सकती हैं जिसको एवेलुएट किया जा सकता है, वो क्वालिटी हैं कि जो एम्प्लॉई है वो कितनी अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो जो प्रोडक्शन में है तो वो कितनी उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट में कितनी उसकी वो कंट्रीब्यूशन है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल सेल्स की बात करें तो कितने जो यूनिट सेल कर रहा है, या प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड। टाइमलाइननेस, वो कितनी जल्दी अपना टास्क परफॉर्म करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मींस वो कितने कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, कितनी मिनिमम वेस्टेज कर रहा है अगर प्रोडक्शन में है, अपने काम को कितने कम रिसोर्सेज में जो है परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर वो कैसे काम कर रहा है, एज अ टीम मेंबर कैसे काम कर रहा है, और एज अ इंडिपेंडेंट अगर किसी असाइनमेंट पे वो काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इंटरपर्सनल एंड कोहेसिवनेस इफेक्ट, उसके जो है वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है, उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसी है, एज अ टीम मेंबर वो कैसा काम कर रहा है।
तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसकी बेसिस पे एवेल्युएशन की जा सकती हैं। तो व्हाट टू एवेलुएट में एक तो ट्रेट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिनको एवेलुएट किया जा सकता है, बिहेवियर्स हो सकते हैं जॉब रिलेटेड जिनको एवेलुएट किया जा सकता है, या रिजल्ट्स हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स या आउटपुट आए हैं उनको मेजर करके एवेलुएट करके परफॉर्मेंस अप्रेज की जा सकती है। तो इसके बाद दूसरे डायमेंशंस भी हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमलाइननेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंट वर्किंग एंड इंटरपर्सनल एंड कोहेसिवनेस इफेक्ट। ये डायमेंशंस भी हैं जिनकी बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेज की जा सकती हैं। When to evaluate? नेक्स्ट क्वेश्चन इज when to evaluate, कि कब evaluation करनी है, आफ्टर 3 months करनी है, 6 month करनी है और या ईयरली बेसिस पे करनी है। तो नॉर्मली ये डिसाइड करना होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी होता है कि उनकी तरफ से भी बताया जाता है, HR डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताया जाता है कि 3 months चाहिए, 6 month या 1 year बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। तो ये डिसाइड करना होता है व्हेन टू एवेलुएट। देन वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जो है डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं मेथड्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। रेटिंग स्केल, इसमें जो है रेटिंग में टिपिकल न्यूमेरिकल रेटिंग रेंजिंग फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट ऑफ जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया such as initiative, honesty, attendance, cooperation आर रेटेड। ये डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं। इसके अलावा भी और डायमेंशंस हो सकती हैं जिनको न्यूमेरिक एक नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक अटेंडेंस का कॉलम है, स्टेटमेंट है, उसके अगेंस्ट जो है वो नंबर दिए हैं। इसमें पुअर से एक्सीलेंट परफॉर्मर तक हो सकता है, 1 2 3 4 5, जितना आप इंटेंसिटी डिग्री चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे एक नंबर असाइन करना होता है, इंसर्कल करना होता है एक नंबर को उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट। The rater each statement, rate each statement and then sum up numbers। सब जो क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं, उनको रेट करके नंबर दे के उन सब के आखिर में सम अप करता है, तो उसकी जो है परफॉर्मेंस रेटिंग आ जाती है इंडिविजुअल की। चेक लिस्ट में होता है द रेटर हैज टू टिक यस और नो अगेंस्ट दी स्टेटमेंट्स डिफाइनिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन HR डिपार्टमेंट कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ ओनली यस स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दी जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जॉब परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो मींस कंट्रीब्यूट करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक जो जॉब परफॉर्मेंस पर, तो उसको यस या नो दिया होता है। उनमें से जो रेटर होता है जो अप्रेस कर रहा, तो उसे यस या नो में आंसर करना होता है उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट। और वो जो है सिंपली आप आफ्टर फिलिंग अप दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो HR डिपार्टमेंट को भेज देता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म। तो वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म होता है उसकी उन स्टेटमेंट के अगेंस्ट HR डिपार्टमेंट ने मे बी कोई नंबर असाइन किया, तो उनको वो कंबाइन कर लेते हैं। जो यस वाली स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के नंबर्स को असाइन कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, तो वो एक परफॉर्मेंस रेटिंग पे पहुंच जाते हैं। अगर वेट असाइन किया हो एक स्टेटमेंट को, तो इसको वेटेड चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। Then third performance appraisal method is forced distribution method. Forced distribution method compels raters to evaluate performance and distribute ratings on all points given in rating scale. इसमें जो होता है फोर्स किया जाता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको उसने इवेलुएट करना है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे अलॉन्ग दी डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जो एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं वो 20% जो उनमें से हैं उनको एक्सीलेंट पे रखे, गुड को 20% पे रखे, एवरेज को 15 और बिलो एवरेज को 25% पे रखे, एंड अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वालों को 20% दे। फॉर एग्जाम्पल 10 पीपल्स हैं, 10 एम्प्लॉइज़ को परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कर रहा है उसने एवेलुएट करना है, उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, तो वो ये करेगा
10 में से 2 को उसे बाय फोर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के उस जो है ग्रुप में रखना पड़ेगा। इसी तरह वो उसको फोर्स किया जाता है कि वो जो गुड परफॉर्मेंस की रेटिंग में आ रहे हैं 20% में, उनको वो उनमें से जो है फर्दर 2 जो है उनको गुड में रखें। तो इस तरह वो ये है कि फोर्स हो जाता है कि जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं ना कि उन्हें सारों को एक्सीलेंट परफॉर्मर के उसमें रखे, ना कि पुअर परफॉर्मर में, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करें उन तमाम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अलोंग द एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। तो वो फिर सब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इस स्केल पे एक्सीलेंट से लेकर पुअर पे नंबर्स के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक कहते हैं ऑल क्रिटिकल बिहेवियर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू जॉब सक्सेस आर रिकॉर्डेड बाय सुपरवाइजर। These behaviors actually differentiate between effective and ineffective employee। इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं जो एक्चुअली जो है जॉब परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। वो जो होते हैं क्रिटिकल बिहेवियर जो होते हैं वो जो होता है सुपरवाइज़र उनको रिकॉर्ड करता है। वो बिहेवियर जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ऐसे क्रिटिकल हैं जिनके बगैर परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ नहीं हो सकती या जॉब है अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म हो सकती, और वो एम्प्लॉय ने बिहेव किया उस मीन्स उस जॉब में तो एम्प्लॉय जब वो बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करता है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है सुपरवाइज़र। इसी तरह वो बिहेवियर जो इनहिबिट करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस को, जो ऐसी परफॉर्मेंस मींस ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो डिज़ायरेबल नहीं होते, या जिनको कह सकते हैं अगर ये बिहेवियर हैं तो जो जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस को बुरी तरह अफेक्ट करेंगे, तो वो बिहेवियर भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं जो इफेक्टिव और इनइफेक्टिव एम्प्लॉयज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। जो इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनका वो बिहेवियर होता है, वो क्रिटिकल बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। इनइफेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं, क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि इनइफेक्टिव जो और इफेक्टिव में क्या बिहेवियरल डिफरेंस है, क्या बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो इफेक्टिव एम्प्लॉई को गुड परफॉर्मर बनाते हैं। तो इसमें जो है क्रिटिकल बिहेवियर्स रिकॉर्ड करके उसके ऊपर रेटिंग की जाती है। बिहेवियरल एंकर रेटिंग आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस स्केल। इसमें जो है वो मींस बिहेवियर एक्सपेक्टेड होते हैं जो एम्प्लॉय से, उस पर रेटिंग की जाती है। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इफेक्टिव। एक बिहेवियर होता है उसको डिफरेंट स्टेटमेंट, उस बिहेवियर की डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं फ्रॉम लीस्ट जो है टू मोस्ट इफेक्टिव। उसमें एक ही बिहेवियर है, उसकी जो मोस्ट इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको, और इसी तरह वो स्केल में डाउनवर्ड आता है तो वो लीस्ट जो है जो इफेक्टिव है बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेशन उसको उसके अगेंस्ट रेटिंग करता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस टेस्ट With few jobs for evaluation, performance tests to check the knowledge and skills of an employee can be conducted। परफॉर्मेंस टेस्ट में ये होता है कि नॉलेज और स्किल्स से रिलेटेड एक टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है और उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है, उसके नॉलेज को एवेलुएट किया जाता है, उसके स्किल्स को देखा जाता है कि उसमें कितने स्किल्स हैं। तो ये रिटन टेस्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर टेस्ट, पेपर एंड पेन बेस्ड भी हो सकता है, और कंप्यूटर एडेड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इसमें है जो परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड ऑन मॉनेटरी बेनिफिट्स एम्प्लॉय हैज़ गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉई। इसमें परफॉर्मेंस जो एवेलुएट की जाती है वो देखा जाता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को कितना पहुंचाया है और उसकी क्या कॉस्ट है उस एम्प्लॉय को रिटेन रखने की। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। इसमें डायरेक्टली देखा जाता है कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया प्रॉफिट में, तो इसकी बेसिस पे वो देखा जाता है कि उसने कितना प्रॉफिट दिया ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी क्या कॉस्ट है। तो ये आजकल बड़ा पॉपुलर है। इसमें ये
के जो है डिसीजन करने में हेल्प आउट होती है कि डायरेक्टली पता चल जाता है कि एम्प्लॉय की कितनी कंट्रीब्यूशन है आउटपुट की ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट में, और उसको जो कॉस्ट बियर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसको रिटेन करने में, उसकी सैलरी देने में और उसको अदर फैसिलिटीज़ में वो कितनी है। अगर कॉस्ट जो है वो कम है प्रॉफिट से तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉई है वो बड़ा यूज़फुल है और इफेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसकी बेसिस पे परफॉर्मेंस उसकी एवेलुएट की जाती है उसकी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की बेस पे। रैंक्ड मेथड, इसमें क्या होता है, सुपरवाइजर रेट इज सबऑर्डिनेट्स ऑन रैंकिंग। इसमें रैंकिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंगली वो सुपरवाइजर जो है एम्प्लॉइज को रैंक करता है, मतलब फ्रॉम बेस्ट टू पुअर उसको रैंक करते हैं एम्प्लॉइज़ को। कंपैरेटिव एवेल्युएशन मेथड, ये एक जो मेथड है इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, एवेल्युएशन करता है सुपरवाइजर एम्प्लॉइज़ की। इसमें सुपरवाइजर रेट इज सबऑर्डिनेट्स ऑन रैंकिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ये रैंकिंग मेथड ही है बेसिकली इसमें, बल्कि रैंकिंग में तो इसमें रैंक करता है एम्प्लॉय को फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। जो हमने प्रीवियस रैंकिंग मेथड देखा वो इज़ अ पार्ट ऑफ कंपैरेटिव एवेल्युएशन मेथड होता है। तो रैंकिंग मेथड में द रेटर रैंक एम्प्लॉय फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, उसमें बेस्ट से वर्स्ट की तरफ एम्प्लॉय को रेट करता है। ए किसी को रैंक किया है और 5 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी को ए किया है, बी किया है, सी किया और थर्ड डी और ई किया है। तो डेफिनेटली जो ए रैंक में है उसकी जो रैंकिंग है परफॉर्मेंस है वो बी से ज़्यादा है। इसी तरह जो बी वाली है उसकी सी से ज़्यादा है, तो वो रैंक कर देता है परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। तो वो रैंक करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, तो फ्रॉम ए टू बी टू सी डी ई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, और इसमें फ्रॉम बेस्ट परफॉर्मेंस टू वर्स्ट परफॉर्मेंस आ जाती है। जो लोएस्ट साइड पे होगा रैंक में, लोएस्ट रैंक पे होगा वो डेफिनेटली पुअर परफॉर्मर होगा, जो टॉप रैंकिंग में होगा वो हाई परफॉर्मर होगा। तो इसी में एक पेयर्ड कंपैरिजन मेथड भी है। ईच एम्प्लॉयज इज कंपेयर्ड एंड रैंक्ड विद एवरी एम्प्लॉय इन अ ग्रुप और टीम। इसमें होता है एक तो हमने अभी पढ़ा रैंक मेथड, इसमें तो रैंक करना होता है सिंपली जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाले को एम्प्लॉइज़ को फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। इसमें जो है अब एक एम्प्लॉय जो है उसको हर दूसरे एम्प्लॉय से कंपैरिजन करके एवेलुएट करना होता है और फिर रैंकिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल 5 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सुपरवाइजर ने एवेलुएट करना है जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उसमें से वो नंबर ए को लेगा और एक एम्प्लॉय को लेने के बाद उसकी जो है एवेल्युएशन करेगा अगेंस्ट सेकंड एम्प्लॉय, उसके बाद थर्ड एम्प्लॉय, फोर्थ और फिफ्थ कि ये जो एम्प्लॉय है दूसरे एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में कहाँ फॉल कर रहा है। इसी तरह जब बी को सेकंड एम्प्लॉय को रैंक करेगा उसकी फर्स्ट वाले से देखेगा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले, तो इस तरह एक एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय से कंपेयर करके एक रैंकिंग निकालेगा। तो इसे कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन रैंकिंग मेथड। इसमें एक एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय से जो है विद इन द ग्रुप कंपेयर किया जाता है। तो इसका फार्मूला कैलकुलेशन का सिंपल है, n ब्रैकेट में n -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप जिनको एवेलुएट करना है, उसके बाद ब्रैकेट में वो नंबर दोबारा लिखना है और उसको -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे सुपरवाइजर को। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट नाउ डेज। इसमें क्या होता है, द गोल्स एंड आउटकम्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच एम्प्लॉय एंड देन परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड बेस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स। तो इसमें ये होता है कि गोल सेट किए जाते हैं हर एम्प्लॉइज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि वो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड उसके क्या गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं जो उसने अचीव करने हैं, और जो उसकी परफॉर्मेंस है फिर उन ऑब्जेक्टिव्स या गोल की जो अचीवमेंट है उसकी बेसिस पे की जाती है। अगर जो गोल उसने सेट किए हैं उसने अचीव किए हैं तो मीन्स हिज परफॉर्मेंस इज़ एक्सीलेंट। अगर गोल्स नहीं अचीव कर सका विद इन गिवन टाइम पीरियड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड, तो मीन्स उसकी परफॉर्मेंस अभी अप टू मार्क नहीं है।
नाउ वी डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि हर जो मेथड है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। रेटिंग स्केल इसमें है कि इजी टू यूज़, इसमें जो एम्प्लॉय को रेट करना होता है, अगेंस्ट उनको नंबर असाइन करना होता है, एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई नंबर होता है वो असाइन करना होता है, बाद में सम अप करके उसकी जो रेटिंग निकाली जाती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की। तो ये इजी टू यूज़ है, इसमें आसान है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला तो इसके लिए आसान मेथड है, टाइम इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट है। इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और लो कॉस्ट मेथड है। इसमें जो है हर किस्म की तकरीबन जॉब्स हैं वो एवेलुएट की जा सकती हैं। अगर मैनेजमेंट की जॉब्स हैं या टेक्निकल जॉब्स हैं तो इवन देन उनके लिए आप एक स्टेटमेंट्स बना सकते हैं जिनकी रैंकिंग दे सकते हैं फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट, और उन पे रेट किया जा सकता है, एम्प्लॉय को नंबर दिया जा सकता है और उसकी फिर कम्युलेटिव रेटिंग निकाली जा सकती है। और इसमें जो है रेटर्स को इतनी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर होती कि उस जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिल करने के लिए उसे कोई ट्रेनिंग दी जाए। इसमें अगेन बाइसेस होते हैं, जब वो रेटर को रेट कर रहा होता है तो उसमें हो सकता है कुछ बाइसेस हैं जिनका हमने जिक्र किया है, वो बाइसेस की वजह से उसे वो एक्सीलेंट या फुल मार्क्स देता जाए तो उसकी रेटिंग जो होगी बड़ी हाई हो जाएगी। तो ये बाइसेस हैं जो डिसएडवांटेजेस में हैं इसके। चेक लिस्ट में इजी टू एडमिनिस्टर, इसको आसान होता है एडमिनिस्टर करना। नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू रेटर, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती रेटर को। यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स, इसका ये चेक लिस्ट में है जो एक ड्रॉबैक है कि जॉब रिलेटेड जो बिहेवियर्स परफॉर्मेंस या आउटकम्स हैं उनको नहीं बल्कि करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसमें यस नो में बताया जाता है। तो ये एक तरह का एक मीन्स शॉर्ट कमिंग्स है इसकी कि इसको सिर्फ पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स की बेसिस पे परफॉर्मेंस एवेलुएट की जाती है और इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू असाइन रिलेटिव रेटिंग्स हैं। इसमें यस नो का आंसर देना होता है तो इसमें मीन्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस लेवल पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता रेटर, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो यस या नो में आंसर उससे सिर्फ देना पड़ जाता है। मे भी कुछ बिहेवियर हो उसमें मगर वो इतना उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स फॉर मे भी उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों मौजूद तो हों मगर उसमें जो है उसकी आप उसकी जो है रिलेटिव डिग्री नहीं बता सकते कि कितना है, तो बस यस या नो में आंसर करना पड़ता है। ये ड्रॉबैक है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कि अवॉइड लीनियंसी एरर, एक फ़ायदा तो लीनियंसी में ये होता है कि कोई एम्प्लॉय जो होता है वो सबको हाई साइड पे रैंक कर देता है, हाई साइड पे रेटिंग करता है उनकी परफॉर्मेंस की, या लो साइड पे कर देता है ड्यू टू सर्टन रीजन। उसकी अपने पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं या वो समझता है कि अगर मैं किसी को लो करूँगा तो वो फिर मेरी अपनी एक्सेप्टेंस इतनी नहीं होगी, फिर पॉलिटिक्स होगी और लोग जो सब ऑर्डिनेट हैं वो मुझसे खुश नहीं होंगे, तो वो मे बी हाई साइड पे कर दे। तो ये डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से वो लीनियंसी एरर आता है। तो और या कुछ जैसे भी बात की करेक्टरिस्टिक्स, वो खुद इतना काइंड हार्टेड है कि नहीं चाहता किसी को नुकसान हो तो वो हाई कर देगा परफॉर्मेंस रेटिंग जो है एम्प्लॉई की। तो ये जो है लीनियंसी एरर इसमें अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें फोर्स किया जाता है कि अगर 10 एम्प्लॉइज़ को एवेलुएट करना है तो सबको हाई साइड पे नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट। तो व्हाट इफ ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग वेल एंड ऑल एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटिंग आउटस्टैंडिंगली। तो इसका एक जो डिसएडवांटेज मेन वो ये है कि इसमें फोर्स किया जाता है रेटर को कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे एम्प्लॉइज़ को फ्रॉम पुअर टू बेस्ट एक्सीलेंट। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग वेल और ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, उसने सारे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, तो इवन देन फिर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ भी जो है अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो उन्हें भी किसी न किसी जगह अगर कंपैरिजन में या फोर्स किया जाए रैंक करने के लिए तो कुछ को सिर्फ एक्सीलेंट में रखना पड़ेगा, कुछ को गुड में और कुछ को एवरेज और कुछ को बिलो एवरेज और कुछ को पुअर में। तो इसमें जो अच्छे परफॉर्मर भी हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री अच्छी भी है उनको भी अनसेटिस्फैक्ट्री में रैंक करना पड़ जाता है। तो इसकी वजह से एक ये मेन डिसएडवांटेज है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर सारे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करें या मीन सारी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो कुछ को तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रेटिंग देनी है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक
ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है? एवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन बिहेवियर्स दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस। इसमें जो होते हैं बेसिकली जो बिहेवियर्स होते हैं, क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं जो रियली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस, वो सिर्फ दिए जाते हैं जिनको रेट करना होता है। इसमें मगर प्रॉब्लम यह है कि रिसेंसी एरर कैन बी इसमें रिसेंसी एरर कैन बी ओवरकम। इसमें जो पास्ट की जो प्रीवियस जो अप्रेजल पीरियड के दौरान बिहेवियर्स है उनकी जो है एवेल्युएशन होती है, तो इसमें रिसेंसी एरर जो है ओवरकम हो जाता है। कि रिसेंसी एरर में ये होता है कि जो रिसेंट बिहेवियर्स होते हैं उनको उनकी बेसिस पे जो है एवेल्युएशन हो जाती है, तो उससे को इस मेथड के ज़रिए ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटायर पीरियड के जो बिहेवियर्स हैं उनको रेट किया जाता है, और जो क्रिटिकल बिहेवियर्स है इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मर दोनों के चांस ऑफ लर्निंग फॉर सब ऑर्डिनेट इज ग्रेटर। इसमें स्पेसिफिकली जो क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं जो रियली कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस के, उसका पता चल जाता है एम्प्लॉय को कि उसने कौन सा बिहेवियर किया जिसकी वजह से उसकी जॉब की जो परफॉर्मेंस ये थी वो बहुत इंक्रीज हुई, और जो उसकी जो टास्क थे वो उसने अच्छे तरीके से अचीव किए। तो वो बिहेवियर जब पता लगते हैं तो वो रीइंफोर्स हो सकते हैं, वो उनको दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है और उसे पता चल सकता है ये बिहेवियर थे जिनको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो मेरे से जॉब एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होंगी। और इसी तरह जो इनइफेक्टिव बिहेवियर्स हैं वो भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं और एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि ये बिहेवियर मैंने अब इस जॉब में नहीं करने, अदरवाइज मेरी परफॉर्मेंस है जो वो पुअर रेटिंग में आएगी। इसका जो इन जनरल डिसएडवांटेज है, इन जनरल नेगेटिव इंसिडेंट्स आर मोर हाईलाइटेड। इसमें जनरली ये होता है कि एक इंसान जो इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी होती है वो नॉर्मली जो नेगेटिव जो बिहेवियर्स होते हैं वो उनको हाईलाइट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा काम जिसकी वजह से, ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से जो है कंप्लेंट आ गई फॉर एग्जांपल क्लाइंट की तरफ से, या जिसकी वजह से जो है जो जॉब है वो इफेक्ट हुई है, तो वो याद रह जाते हैं और वो डोमिनेट कर जाते हैं फिर, और उनकी जो है एम्फेसिस या उनकी जो है हाईलाइट उनको ज़्यादा कर दिया जाता है। तो ये एक आस्पेक्ट है जो पर्सनैलिटी का जो आस्पेक्ट है वो भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं वो जो है रिकॉर्ड हो और वो ही हाईलाइट। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग, इसमें जो एक्चुअल बिहेवियर्स होते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं, वो जो हैं वो मॉनिटर किए जा रहे होते हैं, वो उनको रेट किया जा रहा होता है, और ये टेलर मेड होता है। इस हर स्पेसिफिक जॉब के लिए वो बिहेवियर स्टेट किए जाते हैं, वो डिस्क्राइब किए जाते हैं जो उस जॉब्स के से रिलेटेड हों। तो ये बड़ा टेलर मेड कस्टमाइज्ड किस्म की परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिर रेटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम ऑफ रेटिंग स्केल है कि एक बिहेवियर है किसी वक्त वही है अच्छा जो है एम्प्लॉय डिमॉन्स्ट्रेट करता है, किसी वक्त वो जो है दूसरा जो है उस स्टेटमेंट में आ रहा है वो फॉल करता है बिहेवियर, तो वो उसको रेटिंग में मसला हो जाता है कि एक ही बिहेवियर जो है डिफरेंट वे से, डिफरेंट इंटेंसिटी और डिग्री से वो एम्प्लॉय जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मगर बिहेवियरल एंकर जो है उसमें उसे एक स्टेटमेंट, एक बिहेवियर डायमेंशन बतानी होती है। तो इस तरह तो है रेटिंग स्केल का प्रॉब्लम है जो इसके डिसएडवांटेजेस में है। परफॉर्मेंस टेस्ट के क्या एडवांटेजेस? टेस्ट कैन बी वैलिडेटेड, इसमें है रिलायबिलिटी और वैलिडेशन का है कि टेस्ट जो होते हैं उनकी वैलिडेशन की जा सकती है, रिलायबिलिटी चेक की जा सकती है, देखा जा सकता है कि टेस्ट कितने वैलिड हैं, रिलायबल हैं, आया कि जो मेजर करना चाह रहे हैं वही मेजर करें, और नेक्स्ट टाइम अगर उनको वही टेस्ट दिया जाएगा तो उसमें कंसिस्टेंसी हो रिजल्ट्स में। और डिसएडवांटेज में क्या है? टेस्ट पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें रादर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाए। इसमें जो होता है वो जो है पोटेंशियल, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो स्किल्स या नॉलेज होते हैं उनका टेस्ट किया जा रहा था, पोटेंशियल टेस्ट किया जा रहा था। रादर ये नहीं देखा जा रहा था एक्चुअली वो उन स्किल्स और नॉलेज को अप्लाई भी कर रहा है या नहीं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड यूजफुल टू मेक ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन एम्प्लॉय, तो ये बड़ा इफेक्टिव है कि ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट करनी है किसी एम्प्लॉय पे को ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट करना है या उसकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये हेल्प आउट करता है कि
कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये जो एम्प्लॉई है, इसने कितना बेनिफिट दिया है, तो और इसकी जो ट्रेनिंग पे कॉस्ट कितनी होगी, तो उसकी बेसिस पे डिसीजन किया जा सकता है कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या इसको रिटेन रखना चाहिए या नहीं। इट्स ऑब्जेक्टिव सेंस में उसकी ना जो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, मैनेजरियल पोस्ट है, तो मैनेजर जो होते हैं डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उनके एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, वो जो है सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं प्रॉब्लम्स का। तो वेरी डिफ़िकल्ट कि किस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हुआ है प्रॉफिट पे, तो और इसकी क्या कॉस्ट है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रॉफिट एंड जो उसकी जो एफर्ट्स हैं एम्प्लॉइज़ की, तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मेजर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इस एम्प्लॉय का कितना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है। Now we discuss the comparative evaluation method, advantages and disadvantages. Comparative ranking based on performance, तो इसमें जो होती है कि परफॉर्मेंस की बेस पे रैंकिंग करते हैं एम्प्लॉइज़ को फ्रॉम हाई टू लो साइड, फ्रॉम बेस्ट टू लो परफॉर्मर, और कैन बी यूज टू डिसाइड मेरिट बेस्ड पे एंड प्रमोशन। तो ये एक जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब रैंक करते हैं एम्प्लॉइज़ को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, तो जो फिर ये सैलरी रेज हैं, इंक्रीमेंट हैं, बोनस हैं, और जो प्रमोशन डिसीजन है इसमें काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। इसमें आप जब रैंक कर देते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को, एक रैंकिंग दे देते हैं, और उसकी बेसिस पे जब आप प्रमोशन करते हैं तो उसमें फिर ये कि आपकी प्रमोशन जो होती है, जो प्रमोशन डिसीजन होता है वो करेक्ट होता है, इन द सेंस कि आप सिर्फ रैंक जब किया होता है परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय को हाई परफॉर्मर के तौर पे, तो वो अपने ग्रुप में से टॉप पे आ रहा था तो उसी को प्रमोट करते हैं। तो इसमें जो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रीवेंसेज इतनी नहीं रह जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी जो रैंकिंग ओवरऑल आ रही है वो हम ज़्यादा आ रही है, हमसे ज़्यादा आ रही है, तो ये डिज़र्व करता है प्रमोशन के लिए। इसी तरह जब सैलरी इंक्रीज देना होता है तो हाई परफॉर्मर ए रैंकर जो होता है उसको डेफिनेटली ज़्यादा पे रेज देंगे, तो ये डिसीजन करना आसान हो जाते हैं। तो जो हैं डिसएडवांटेजेस में इसमें क्या है, रिसेंसी एरर है, हॉलो एरर, परसेप्चुअल बायसेस है, कि जब एम्प्लॉइज़ को रैंक किया जाता है तो किसी परसेप्शन की बेसिस पे ये हो सकता है कि एक्चुअल किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, मगर बिकॉज ऑफ बायसेस या तो वो उसको जो सुपरवाइज़र है वो रैंक जो है कम दे, उसको कम रैंकिंग में रखे, और इंस्टेड जिसके साथ उसका अच्छा जो है कंपनी रिलेशनशिप है या उसके जो है हॉलो एरर है, उसकी कोई एक करेक्टरिस्टिक्स उसको अच्छा लगता है उस एम्प्लॉय का, उसको हाईली रैंक कर दे, और ये ना देखे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ की क्या है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें है नॉट फिट फॉर असेंबली लाइन वर्कर्स। इसमें जो होते हैं इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है असेंबली लाइन वर्कर्स के लिए, उसमें वेल डिफाइंड टास्क होती हैं जो परफॉर्म करनी होती है विद इन द गिवन टाइम पीरियड, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग का जो इशू है वो नहीं रह जाता। और मैनेजमेंट जॉब जहाँ पे उनके जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं जॉब के, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये इंक्रीज एम्प्लॉय जो इन्वॉल्वमेंट है एंड मोटिवेशन, जब एम्प्लॉयज़ अपने गोल सेट करते हैं उन्हें एक डायरेक्शन पता होती है कि ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमने जाना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो विद इन गिवन टाइम पीरियड हमने अचीव करने हैं, तो उनको एक डायरेक्शन जब मिलती है तो वो एक कमिटमेंट होती है उनकी, और वो मोटिवेट होते हैं कि उन गोल्स को अचीव करें, और जब वो गोल्स अचीव करते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेशन उनको आती है, और जिसकी वजह से उनकी जॉब इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। तो दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है कि ये एम्प्लॉय में नॉट सेट चैलेंजिंग है हाई गोल्स इफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज बेसिस फॉर रिवार्ड। अब एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें जो है मे बी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हाई गोल्स सेट ना करें, और उन्हें पता हो कि हमारी जितनी परफॉर्मेंस है जो रिवार्ड है, जब उन्हें पता हो कि उनकी जो रिवार्ड है वो बेस कर रही है उनकी गोल अचीवमेंट पे, तो वो ऐसे टास्क जो हैं वो ऐसे गोल सेट ही नहीं करेंगे जो मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, और जब गोल चैलेंजिंग नहीं होंगे तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेट भी नहीं होते। तो ये एक ड्रॉबैक है
कि इसमें जब प्योरली पता हो कि गोल अचीवमेंट पे रिवॉर्ड सिस्टम बेस कर रहा है तो एम्प्लॉय रिलेक्टेंट होते हैं कि हाई गोल सेट करें अपने लिए। और नॉर्मली जो रिवॉर्ड होता है गोल बेस पे अगर हो तो वो फिर उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। उसमें जो गोल सेट किए जाते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे किए जाते हैं, क्योंकि सैलरी जो होती है 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर रेज होना होता है, रिवॉर्ड मिलना होता है, या 6 मंथ के बाद कुछ अप्रेजल हो के रिवॉर्ड मिलना होता है। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे गोल सेट करें जो विद इन दी 6 मंथ अचीव करें, ताकि वो गोल अचीव हो तो उनकी परफॉर्मेंस जो रेटिंग हो हाई हो और उस गोल अचीवमेंट की बेसिस पे उनको रिवॉर्ड मिले। तो वो जो पर्पस जो होता है फिर शॉर्ट टर्म रह जाता है, और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और जो पर्सपेक्टिव जो होता है वो फिर एमबीओ में फिर जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं या जो पर्सपेक्टिव होता है वो एम्प्लॉय प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शॉर्ट टर्म जो उनके जो है परफॉर्मेंस या गोल जो उन्होंने सेट टारगेट्स हैं वो अचीव किए तो उसकी बेसिस पे रिवार्ड किए जाएंगे। तो ये एक रिलेक्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ एमबीओ में। अब गोल बेस्ड अप्रेजल सिस्टम की हमने बात की है, इसको देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इट्स अ वेरी यूज़फुल टूल और आजकल ये बहुत यूज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रेफर करती हैं कि गोल बेस्ड अप्रेजल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है एम्प्लॉयज़ की, इसमें जॉब कमिटमेंट होती है, इसमें एक डायरेक्शन मिल जाती है एम्प्लॉय को, सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वो उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है। तो ये काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है गोल बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल की बेसिस पे वो सेट किए जाते हैं। सब ऑर्डिनेट अपने गोल प्रपोज करता है और वो बताता है कि अब ये मेरे गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो इसमें है फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल की जब वो सब ऑर्डिनेट के गोल्स की जो उसमें वो होती है ट्रांसलेशन, उसके बाद सुपरवाइज़र के साथ मिल के सब ऑर्डिनेट अपने गोल्स सेट करता है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो उसने अचीव करने होते हैं। तो इसमें जो होता है गोल्स जो सेट होते हैं बेसिकली जो सोर्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, उनकी बेसिस पे सब ऑर्डिनेट के गोल सेट किए जाते हैं। तो इसमें जो है गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो पर्सनल गोल्स जो हों वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच कर रहे हों। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हैं कि मीन्स पर्सनल गोल अगर अचीव हों तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जब अचीव हों तो पर्सनल के भी गोल्स अचीव होने चाहिए, और उसे फील हो कि उसकी भी फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो इंडिविजुअल की भी ग्रोथ हो, उसकी भी जो है जो उसके भी गोल्स अचीव हों। तो अल्टीमेटली इट्स अ टू वे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल्स जो है सेट करती है उसको ट्रांसलेट करती है सब ऑर्डिनेट गोल में, वो प्रपोज करता है, तो उसकी बेसिस पे फिर वो सुपरवाइजर के साथ मिलकर गोल सेटिंग करते हैं कि ये सेट कर लेते हैं ये गोल्स हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड जो उसने अचीव करने हैं। तो इसमें अहम बात यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं और जो पर्सनल गोल्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, और ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो पर्सनल गोल्स अचीव हों तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो तो जो इंडिविजुअल्स के गोल्स हों वो अचीव हों और उनको रिवार्ड भी किया जाए। तो उसके बाद डिपार्टमेंट और यूनिट गोल्स को देख के सुपरवाइज़र एक सेट कर देता है सब ऑर्डिनेट के गोल, उसके बेसिस पे एक एग्री गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट हो जाते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि विद इन गिवन टाइम पीरियड उसने वो अचीव करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखते हुए कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर, जो उसकी वेस्टेज है प्रोडक्शन में उनको रिड्यूस करके अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट को 20% डिक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल एक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, तो सब ऑर्डिनेट उसके अगेंस्ट अपने गोल प्रपोज कर देगा सुपरवाइजर, और वो गोल उस बेस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के जो वो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने वाले गोल्स हैं। तो उसकी बेसिस पे सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के गोल देखते हुए डिपार्टमेंट यूनिट्स के जो है उसको गोल्स को देखते हुए सुपरवाइजर के लिए एक एग्रीड गोल होंगे जिसपे सुपरवाइजर और सब ऑर्डिनेट दोनों का कंसेंसस होगा, और सब ऑर्डिनेट को पता होगा कि ये गोल हैं
जो उसने अचीव करने हैं विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो उसके लिए फिर मिड टर्म रिव्यू हो सकता है, री एडजस्टमेंट इन गोल्स इफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर चेंजेस। तो इसमें एक मिड टर्म रिव्यू भी हो सकता है कि उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जाए कि आया उसने गोल अचीव किए हैं या नहीं किए। तो मिड टर्म रिव्यू का एक मकसद ये हो सकता है ड्यू टू सर्टन शिफ्ट इन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज, कोई शिफ्ट आ गया है, कोई चेंज आ गई है, उसकी बेसिस पे हो सकता है री एडजस्टमेंट ऑफ गोल्स हो। तो उसकी बेसिस पे दोबारा री एडजस्ट करके दोबारा एक डिफाइन किए जाते हैं गोल्स। अगर नहीं ज़रूरत तो सिर्फ ये देखा जाता है कि गोल जो सेट थे वो अचीव, उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसने कितने कहाँ तक पहुंचा अपने गोल अचीव करने में, और उसकी बेसिस पे फाइनली एनुअल रिव्यू होता है। एनुअल रिव्यू, फाइनल रिव्यू की बेसिस पे देखा जाता है कि सब ऑर्डिनेट ने जो गोल प्रपोज किए थे और जो ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट के गोल्स को देखते हुए सेट किए गए थे और एग्रीड गोल थे वो अचीव किए हैं या नहीं। अगर अचीव किए हों, सारे गोल्स अचीव किए हों, तो इट मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, और इसी की बेसिस पे बाद में एचआर डिसीजंस जो हैं कंपनसेशन, प्रमोशंस के लिए जा सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गोल बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। टू समराइज दिस गोल बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, तो इसमें जो है सोर्स ऑफ सेटिंग गोल्स जो होता है सबऑर्डिनेट का मेन पॉइंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल के देख के सेट किया जाता है। ये नहीं कि ऐसे गोल सबऑर्डिनेट अपने लिए सेट करे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव ना करें हो। तो जो सबऑर्डिनेट के गोल्स जो अचीव हों अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। तो ऐसे गोल्स जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको ना रिवॉर्ड करेगी उनके अचीवमेंट को, ना उनको इनकरेज करेगी कि वो गोल परस्यू करें। तो जो गोल्स हैं इसमें इंडिविजुअल सिर्फ पर्सनल गोल्स नहीं हो, वो गोल्स हों जॉब रिलेटेड गोल्स हों जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने में हेल्प आउट करें। और इसी तरह डिपार्टमेंट और यूनिट्स के गोल को फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है डिपार्टमेंट और यूनिट गोल से, फिर सब ऑर्डिनेट के गोल से मैच करके एक एग्रीड कंसेंसस जिस पे हो जाए वो गोल सेट किए जाते हैं सब ऑर्डिनेट के लिए। तो उसकी बेसिस पे उन गोल अचीवमेंट की बेसिस पे एक मिड टर्म रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कोई शिफ्ट तो नहीं आई कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल में जिसकी वजह से और जो सब ऑर्डिनेट के गोल्स को रीएडजस्ट करना पड़े, या उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है कि गोल अचीवमेंट में वो कहाँ तक पहुँचा है, और फाइनली एनुअल रिव्यू की बेसिस पे बाद में उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाती है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, दिस इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर सिस्टम नाउअडेज। ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो सिस्टम है। इसमें जो होता है ये मल्टी रेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको मल्टी सोर्स अप्रेजल सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें जो है एक जो एम्प्लॉई है उसकी डिफरेंट डायमेंशन से जो है ना वो परफॉर्मेंस रेट हो रही होती है। डिफरेंट जो उसके जो हैं जिनसे इंटरेक्शन है उसका, वो उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट कर लेते हैं। तो अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि एक सुपरवाइज़र उसकी जो है वो परफॉर्मेंस का अप्रेज कर रहा होता है, मगर ये हो सकता है कि एक सुपरवाइज़र का एक जो है देखने का अंदाज़ है, वो अपने एंगल से वो चीज़ों को देख रहा है, उसकी बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस को उसकी अप्रेस करता है तो इसमें फिर ड्रॉबैक्स भी हैं। मे बी वो एम्प्लॉय जो है अपने सब ऑर्डिनेट के साथ वही एम्प्लॉय जो है वो एज अ अच्छा सुपरवाइज़र भी हो, तो उससे भी तो पूछा जाए उनके सब ऑर्डिनेट से, ठीक है सुपरवाइज़र के लिए वो एक अच्छा परफॉर्मर में भी ना हो वो ड्यू टू सर्टन रीज़न, मगर बीइंग उसके सब ऑर्डिनेट उसको बीइंग सुपरवाइज़र अच्छा एवेलुएट कर रहे हो। इसी तरह उसकी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन अच्छी हो, इसी तरह वो कुलीग्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसका टीम वर्क अच्छा हो और कुलीग उससे बड़े खुश हों और वो बड़े कंट्रीब्यूट कर रहा हो उनकी भी जो जॉब परफॉर्मेंस में, उनको हेल्प आउट कर रहा हो, उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हो। तो इसमें यह है कि फ्रॉम मल्टी सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से जो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस जो है वो जो रेट होती है, तो इट्स अ मोर होलिस्टिक एंड कम्प्रीहेंसिव। तो ये बहुत कम्प्रीहेंसिव और जो है ट्रू पिक्चर देता है ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस की।
तो इसमें डिफरेंट अभी देखते हैं हम इसमें कौन कौन से वो हो सकते हैं जो अप्रेस करें परफॉर्मेंस। सुपरवाइज़र हो सकता है, पीयर्स हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल अपनी खुद असेसमेंट कर सकता है, उसके सब ऑर्डिनेट कर सकते हैं, एम्प्लॉई के टीम मेंबर्स कर सकते हैं, इसी तरह क्लाइंट या कस्टमर्स उसकी अप्रेजल कर सकते हैं। तो इसके हम नाउ वी डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ये बहुत पॉपुलर है आजकल 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही एम्बिशियस और बड़ी ही मीन्स इसको पैशन है इनको अडॉप्ट करने का, मगर इसके अडॉप्ट करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ देखना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आया कि ये सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं, तो और क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में कुछ खराबियां आ सकती हैं या ये इनफेक्टिव हो सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके? कम्प्रिहेंसिव, ये बहुत कम्प्रिहेंसिव किस्म की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी असेसमेंट खुद करता है, फिर उसका सुपरवाइज़र उसको असेस कर रहा होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है बीइंग अ सब ऑर्डिनेट, फिर उसके सब ऑर्डिनेट जो होते हैं उसको एज अ सुपरवाइज़र रेट करते हैं कि एज अ सुपरवाइज़र वो कैसे परफॉर्मेंस उसकी है और उसकी सुपरवाइजरी स्किल्स कैसे हैं, वो कितना हेल्प आउट कर रहा है अपने सब ऑर्डिनेट्स को। इसी तरह जो पीयर्स हैं, जो कोलीग्स हैं उसके इन अ सेम हिरार्की, वो उसको कैसे देख रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये ऑल पार्टीज़ जो हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल से की परफॉर्मेंस से कंसर्न्ड होती हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस या उनकी सेटिस्फेक्शन होती हैं जो अदर पार्टीज़ हैं उनकी भी इफ़ेक्ट कर रही होती है इस इंडिविजुअल की वजह से। तो ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव व्यू आ जाता है। इसी तरह कस्टमर रेट करता है कि कोई सर्विस डिलीवरी पे कस्टमर सर्विसेज दे रहा है, तो उस सर्विसेज जो कस्टमर से भी पूछा जा सकता है कि आप बताएं एम्प्लॉइज़ के बारे में जो वो आप क्या समझते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसी तरह टीम मेंबर से पूछा जा सकता है। तो इस तरह डिफरेंट सोर्सेज से कम्प्रिहेंसिव किस्म की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की इन डिफरेंट रोल्स जो है वो आ सकती है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ बेटर, डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बहुत बेहतर होती है, उसमें डिफरेंट डायमेंशन से आ रही होती है, फेयर असेसमेंट हो रही होती है इंडिविजुअल की डिफरेंट डायमेंशन से, ये नहीं कि सिर्फ एक एंगल से सुपरवाइज़र उसकी परफॉर्मेंस रेट कर रहा हो। कॉम्प्लीमेंट TQM पर्सपेक्टिव बाय सोलिसिटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स, ये जो TQM का कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं, इंटरनल एम्प्लॉइज़ हैं जैसे एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं जो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है टूवर्ड्स द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक एडवांटेज है कि इसमें जो है इंटरनल कस्टमर्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ और एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस जो रेटिंग है वो कंसीडर किया जाता है वाइल पर इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। लेस बाइस प्रेजुडिस, डेफिनेटली एक अगर एंगल से सब ऑर्डिनेट उसकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन कर रहा है तो उसमें यह है कि बाइसिस के चांसेस हैं, किसी वजह से वो जो एम्प्लॉई है उसके अगेंस्ट बाइस है, कोई परसेप्चुअल बाइस है, कोई रिसेंसी एरर है, कोई तो लीनियंसी एरर है, तो वो उसे रेट तो कर देगा, मगर जो डिफरेंट सोर्सेज से जो उसको जो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन होगी तो इससे ये होगा वो बाइसेस और कम हो जाएंगे। तो उससे पता चलेगा कि एक चने सबऑर्डिनेट ने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रेट नहीं की किसी एरर की वजह से, किसी बाइस की वजह से, मगर बाकी कोलीग्स जो हैं और जो क्लाइंट हैं और जो उसके सबऑर्डिनेट हैं वो उसके लिए एक अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, तो दैट मीन इट हेल्प्स टू ओवरकम बाइसेस जो सबऑर्डिनेट ने परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करते हुए की थी। तो इंक्रीज एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें जो है एम्प्लॉयज़ की जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ करती है, एम्प्लॉय फील करता है कि वो खुद असेसमेंट अपनी भी कर रहे हैं और उसको डिफरेंट जो है एंगल से उसकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन की हो रही है, तो वो उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और जो मोर कम्प्रिहेंसिव पिक्चर पता चलती है अपनी परफॉर्मेंस की, तो वो देख सकता है किस एरिया में किस रोल में एज अ सुपरवाइज़र या एज अ सब ऑर्डिनेट वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो उससे उसकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, उसको आइडेंटिफाई होती हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और उसको वो ओवरकम कर सकता है।
तो और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स नॉट सिंपल। तो इसमें डिफरेंट जो है एंगल से जो है उसकी एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन हो रही होती है, तो उसके बेसिस पे कोई कंक्लूड करना बड़ा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल सब ऑर्डिनेट ने तो कहा बहुत अच्छा एम्प्लॉय सुपरवाइज़र, इसका जो वे ऑफ डूइंग वर्क है, जो ये हमारे साथ कोऑपरेट करता है, ये बहुत अच्छा, और इसके एज ए सुपरवाइज़र बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मगर सब ऑर्डिनेट उसको कहता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एम्प्लॉय की, सुपरवाइज़र उसकी अच्छी नहीं करता। इसी तरह क्लाइंट सेटिस्फाइड है, वो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी करता है, मगर पीयर बीइंग अ टीम मेंबर वो अच्छा नहीं है। तो सो व्हाट, मतलब कंक्लूड करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, डिफरेंट एंगल से उसको ले के परफॉर्मेंस उसकी अप्रेजल, उसको फिर कंक्लूड करना, कोई सम अप करना, समराइज करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग चाहिए। जो इनको जो है अपना जो एवेलुएट करें उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने करना है, क्योंकि जो हर जो बंदा है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, इतना उसको अवेयरनेस नहीं होती कि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को जो आप है उसको रेट कर सके। तो उसके लिए फिर वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है डिफरेंट जो एरियाज़ में या पार्टनर्स के लिए जो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको सम अप करके कंक्लूड करना। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन क्या, एक ने अच्छा रेट किया और पार्टनर्स ने, पीयर्स ने अच्छा रेट नहीं किया उसको, सुपरवाइजर्स ने जो है वो बहुत बुरा रेट किया है और सबऑर्डिनेट ने बहुत अच्छा रेट कर दिया है। तो मींस कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ जाते हैं फिर, और फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को क्या रेट किया जाए, क्या कंक्लूड किया जाए। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू इम्प्लीमेंट, जैसे कि अभी मैंने बात की, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो सारे कुलीग्स होते हैं जिन्होंने अपने फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र को रेट करना होता है, तो मीन्स उसको, और अपने पीयर्स को रेट करना होता है, तो हर बंदे से जब हर एम्प्लॉय से जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाएं तो उनमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है। ग्रुपिंग में मेक इट इनइफेक्टिव, एट टाइम ग्रुपिंग क्रिएट हो जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पॉलिटिक्स हैं, कोई ग्रुप वर्क ग्रुप क्रिएट हो गया, तो वो पीयर्स ये में भी हो सकता है कि वो अपने सारे जो कुलीग्स हैं उनको पता है कि हमने परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है अपनी कुलीग्स की, और उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप है, बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मे बी एक ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से ये है कि ग्रुपिंग क्रिएट हो जाए और वो अपने क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करें परफॉर्मेंस अप्रेजल को। इसी तरह जो पीयर्स हैं मिल के सुपरवाइज़र की जब रेटिंग करना शुरू करें तो मे बी वो एक ग्रुपिंग कर लें सुपरवाइज़र के अगेंस्ट, और उसकी रेटिंग को सारे जो है पुअर रेट करें। तो इसमें ये ग्रुपिंग के चांस है, और जिसका अगर ग्रुपिंग हो जाए करते हुए परफॉर्मेंस एवेलुएशन, तो फिर इससे ये सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जब ये इम्प्लीमेंट करने लगे अपने 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ऑल दो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो है मोर होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होती है जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन जो अप्रेजल होती है एम्प्लॉइज़ की, उससे हासिल होती है। और इससे पता लगता है कि ओवरऑल जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो कैसी हैं, और डिफरेंट जो पीपल्स हैं, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट डायमेंशन से उसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है कैसी हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ वो कैसे परफॉर्म कर रहा है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और कस्टमर उसको कैसे रेट करें। तो एडवांटेजेस इसके बहुत हैं, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ वी डिस्कस दी, ये हो गया मेथड डिसाइड कर लिया हमने, डिज़ाइनिंग अप्रेजल प्रोग्राम। उसके बाद रियली जो एक्चुअल टास्क है वो अप्रेज करनी है परफॉर्मेंस को। मेजर दी परफॉर्मेंस व्हाट ही डज और व्हाट ही डज नॉट डू। जो परफॉर्मेंस मेजर होती है वो बेसिकली होती है कि वो
क्या एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है ऑन द जॉब और क्या वो काम नहीं कर रहा, क्या बिहेवियर्स वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है और क्या वो काम है जो स्किल्स हैं वो लैक कर रहा है, क्या बिहेवियर्स हैं वो जो इसमें लैक करें। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेज होती है वो मेजर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट व्हाट ही डज और व्हाट ही डज नॉट do. So it should also include potential of employee in addition to his actual performance. तो अच्छे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक है कि उसमें वो जो पोटेंशियल है वो भी एम्प्लॉयज़ की देखनी चाहिए, नॉट ओनली कि एक्चुअल उसने ऑन द जॉब क्या परफॉर्म किया है, मगर उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका नॉलेज लेवल है, उसका स्किल्स है, उसको भी टू सम एक्सटेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, नॉट ओनली बेस्ड ऑन दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। में भी कुछ वजह हो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो मगर उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। मे भी जो वर्क सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही हो, मगर जो एम्प्लॉई है जो उसकी जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, तो पोटेंशियल को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए वाइल अप्रेजिंग परफॉर्मेंस। फ्रॉम डिफरेंट जॉब डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड बी यूज। ये जो हमने मेथड्स भी डिस्कस किए इसमें ये कि एक क्राइटेरिया जैसे करैक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं, उसी बेसिस पे सारी जॉब्स का एवेलुएट कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर हैं। एक प्रोफेसर की जॉब है और एक जो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज डिफाइन करेंगे तो जब ही आप एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि अकॉर्डिंग टू द जॉब कस्टमाइज एक परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज होने चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसमें है कि परफॉर्मेंस को जब मेजर किया, अप्रेज किया, उसके ऊपर फीडबैक भी देनी चाहिए एंड इट मस्ट बी यूज पर्पसफुली। तो इसमें है परफॉर्मेंस इंटरव्यू किया जा सकता है। परफॉर्मेंस इंटरव्यू में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल आउटकम शुड बी डिस्कस एंड शेयर विद एम्प्लॉय। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें मैं जॉब की हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि इसमें एक जो परफॉर्मेंस सिस्टम होता है ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में है तो सही, मगर वो एक कॉन्फिडेंशियल होता है, जिसको कहते हैं टिपिकल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कह सकते हैं या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कह सकते हैं, ACR कहते हैं। वो उसमें ये कि सुपरवाइज़र जो है उसका डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिफरेंट उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसके अगेंस्ट एक फॉर्म होता है, वो फिल करता है, उसको रैंक करता है, रेट करता है और उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करता है। मगर वो इतनी स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल होती है कि इवन एम्प्लॉय को नहीं पता लगता कि सुपरवाइज़र ने उसकी क्या अप्रेजल दी है, कि कैसे परफॉर्मेंस एवेलुएट किए। तो उसमें जो चांसेस होते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के वो नहीं होते, क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसको फीडबैक नहीं मिलती। तो जो है ये ड्रॉबैक है जो पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उसको हम मजाक में एट टाइम ACR होती है तो हम उसे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज भी कहते हैं कि ये ऐसा मौका है जिसमें सुपरवाइज़र जो होता है वो इंतकाम लेता है अपने सबऑर्डिनेट से, क्योंकि उसे बताया तक नहीं जाता कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो होता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो होता है उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए एम्प्लॉयज़ से और डिस्कस करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है परफॉर्मेंस जो रेट की जा रही है वो सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय की जा रही है, तो उसे पता चलना चाहिए किन एरियाज़ में उसे इम्प्रूवमेंट चाहिए, और या अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको इंकरेजमेंट हो, उसको मोटिवेशन हो, वो अच्छा और अच्छा परफॉर्म करे। तो परफॉर्मेंस इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा सकते हैं, इसमें जो आउटकम्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिस्कस की जा सकती हैं, उसमें एम्प्लॉइज़ को बताया जा सकता है कि किन एरियाज़ में उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या उनकी वीकनेसेस हैं। 3 गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस इंटरव्यूज़। जो परफॉर्मेंस इंटरव्यूज़ होते हैं उनके 3 गोल्स हो सकते हैं। चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, एक तो वो है कि जो पुअर परफॉर्मर्स हैं उनका बिहेवियर जो है अच्छा नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया बताया जा सकता है कि आप अपना बिहेवियर चेंज करें। दूसरा ये गोल हो सकता है कि मेंटेन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय हु परफॉर्म वेल,
जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट बताया जाए कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये जो बिहेवियर आपका कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, ये जो आप जैसे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड एंड कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, और अपना काम कीप ऑन इट, और अपना काम आप अच्छे तरीके से करें और आप इन बिहेवियर्स को मेंटेन रखें और अप्रिशिएट सुपीरियर परफॉर्मर। और जो सुपीरियर परफॉर्मर है, जो आउटस्टैंडिंग जिनकी परफॉर्मेंस है, जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर है, उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए और जैसे शाबाश दी जाए, उन्हें बताया जाए कि आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ताकि वो इनकरेज हो और मोटिवेट हो। सो दीज आर 3 गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस इंटरव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई, डिस्कस हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एम्प्लॉई से जिसकी रेटिंग की थी, रेटिंग से डिस्कस हो गया, आइडेंटिफाई हो गया एरिया, उनको बताया गया उनकी परफॉर्मेंस क्या है और उन्हें हेल्प आउट किया गया कि वो इम्प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस को, या अगर अच्छी परफॉर्मेंस है उन्हें इनकरेज किया गया कि अपनी परफॉर्मेंस को आप ऐसी जारी रखें, कीप ऑन इट, एंड उन्हें मोटिवेट, ताकि वो मोटिवेट हो, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। तो उसके बाद आर्काइविंग परफॉर्मेंस डाटा, जो भी परफॉर्मेंस जो अप्रेजल फॉर्म्स फिल किए हैं, अगर सुपरवाइज़र ने किए हैं, या अगर 360 डिग्री फीडबैक हैं जिसमें डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जो है कोलीग्स ने फिल इन किए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म, तो उनको एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ डाटा मेंटेन रखना चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए, कीप रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस डाटा फॉर फ्यूचर। ये जो परफॉर्मेंस डाटा है एम्प्लॉय का, जिस फॉर्म में भी आ रहा है, जिस एंगल से भी आ रहा है, सुपरवाइज़र से आ रहा है, सबऑर्डिनेट से आ रहा है, कोलीग से आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड बी मेंटेन्ड एंड कीप इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसमें ये हो सकता है कि कोई प्रमोशन के हैं, किसी को ग्रीवेंसेस हैं, कोई लिटिगेशन में जाता है, कोई कोर्ट में जाके प्रमोशन के ऊपर अपने वो सू करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ग्रीवेंसेस हैं, तो एक परफॉर्मेंस डाटा जब अवेलेबल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन डिफेंड कर सकती है अपने केस को। इसी तरह एम्प्लॉइज़ को एट अदर टाइम जब डिसीजन करने, उनके एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजन, रिजल्ट के बारे में डिसीजन करना है, तो जब डाटा उनके पास महफूज होगा तो वो आप ट्रैक कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी क्या है, किस वक्त उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, और कौन जो उसके जो है कोलीग्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है काम करते हुए, वो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट एंगल से कैसे हैं। तो वो हेल्प आउट एक प्रमोशन करने में भी हो सकते हैं, और प्रमोशन की अगर लिटिगेशन है, किसी को ग्रीवेंसेज हैं, तो उनको डिफेंड करने में भी हेल्प आउट हो सकता है। तो डाटा को उसको रिकॉर्ड रखना है परफॉर्मेंस अप्रेजल डाटा का। यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस डाटा, देन ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई, और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट दिस इज़ सिंपली एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी बस, ठीक है, एक एक्सरसाइज सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी करना है, बट इट शुड बी सम यूज़, इसका कुछ यूज़ होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और इसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एक्सरसाइज है, इसकी बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करना चाहिए टू स्ट्रीमलाइन एचआर एक्टिविटीज़। एचआर एक्टिविटीज़ जो है फंक्शन है लाइक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है। इसी तरह कंपनसेशन जो है डिसाइड करनी है, उसमें हेल्प आउट हो सकते हैं, और इसी तरह जो प्रमोशन डिसीजन करने हैं, तो जो जितने भी डिसीजंस करने हैं एचआर रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजन करने हैं, तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल डाटा को यूज़ करते हुए करने चाहिए, और इनको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए इस परफॉर्मेंस अप्रेजल डाटा को वाइल मेकिंग एचआर डिसीजंस। की मैसेज, अभी हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये डायरेक्टली लिंक भी करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, जो लिंक अप करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, ये बेसिकली मॉनिटरिंग है, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी है
तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इसी तरह इट मेक इंश्योर के मॉनिटर जब करते हैं कि हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस आया कैसी है इंडिविजुअल की, ताकि हम मेक इंश्योर कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव होंगे या नहीं। तो वो एक करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो और इसी तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस फिर बाद में इंक्रीज़ होती है। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स फिर अचीव करती हैं। की मैसेज क्या है जो हमने आज डिस्कस किया, इसको समराइज करते हैं एंड वी आइडेंटिफाई द key messages. Performance appraisal system should be designed with care and organizational goals must be linked with personal goals. जो ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है इसको डिज़ाइन करते वक्त बड़ी केयर करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को देखना चाहिए, उनके एम्प्लॉइज़ की नीड को देखना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको देखना चाहिए। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के जो हैं पर्सनल गोल्स हैं, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, इट शुड बी लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के पर्सनल गोल्स अचीव हों जिनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है और जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, अगर वो अचीव होते हैं तो अल्टीमेटली इट शुड इट शुड सर्व द पर्पस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये लिंक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का और पर्सनल गोल्स का। परफॉर्मेंस अप्रेजल मस्ट बी शेयर्ड विद एम्प्लॉइज टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड टेल देम वेयर दे नीड इम्प्रूवमेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो एक्सरसाइज होती है, इसको शेयर करना चाहिए एम्प्लॉइज़ के साथ, उन्हें बताना चाहिए कि उनको फीडबैक देनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि उन्हें पता लगे उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी कौन से एरियाज हैं जिनमें उनकी वीकनेसेस है, और उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए क्या मीन्स हैं और या कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। HR डिसीजन मस्ट कंसीडर परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन। जो भी HR डिसीजंस करने हैं, हमने अभी बात की HR फंक्शंस की, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की और कंपनसेशन की और प्रमोशंस की, तो उसमें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन है उनको डेफिनेटली देखना चाहिए और उसकी बेसिस पे HR डिसीजंस लेने चाहिए। Dear students, we have discussed in detail performance appraisal system, process, design. तो अब हम समराइज करते हैं टुडे लेक्चर व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड एंड व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की, नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्चुअली है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एवेल्युएशन, कैसे जॉब एवेल्युएशन जो है जॉब एनालिसिस है हेल्प आउट करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने में और परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में। ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, मल्टीपर्पजेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस देखा और डेवलपमेंटल पर्पस देखा हमने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बेसिकली होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने के लिए, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ किया जाता है तो इसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया है। और इसी तरह डेवलपमेंटल होता है जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है या एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ किया जाए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करती है थ्रू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। इसमें हमने देखा मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को हासिल करने में। इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जो हैं फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल होता है और जो बेस करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम पे।
प्रोसेस देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का, हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किए स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं ऑब्जेक्टिव से लेके डिज़ाइन ऑफ अप्रेजल प्रोग्राम, मेथड्स डिस्कस किए, और हमने इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखी और यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा। और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, जिसमें उन स्टेप्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया, और फिर मेथड्स डिस्कस किए और उनके एरर्स डिस्कस किए, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स डिस्कस किए और देखा कि उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स के, और हमने एरर्स डिस्कस किए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं। और फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया गोल बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, जिसमें इंडिविजुअल अपने लिए गोल प्रपोज करता है, और फिर सब ऑर्डिनेट और सुपरवाइज़र मिल के देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन गोल को उसके अगेंस्ट जो है एम्प्लॉई के गोल सेट किए जाते हैं, और एग्रीड गोल के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। फिर हमने बात की 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जिसमें जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है डिफरेंट एंगल से एवेलुएट की जाती है। इसमें कुलीग्स हो सकते हैं, पीयर्स, पार्टनर, क्लाइंट्स हो सकते हैं, और सब ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हमने इन 2 लेक्चर्स में इसको कोशिश की कि कवर करें परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को, और इसके देखें कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसको देखना चाहिए वाइल इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स। मेथड्स को हमने देखा, कौन कौन से एरर्स देखे। तो आज का जो है लेक्चर है हम इस पे ख़त्म करते हैं। इन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इंशाल्लाह कंपनसेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।